वेलकम टू माय चैनल राजपूत फिजिक्स। ये हमारे चैनल में रेगुलरली 11th और 12th की फिजिक्स की पढ़ाई हो रही है। एक एक टॉपिक को एक दिन में लेते हैं। तो आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। यूनिट 3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, किस प्रकार से वर्क करते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप इससे पहले लॉरेंज फोर्स की अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उसको देख लें। अगर आपको ये चैनल बहुत अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए आज देखते हैं साइक्लोट्रॉन। इसको सीजी बोर्ड में बहुत साल पूछे जा चुके हैं, हर साल पूछते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में पूरा पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन को जानने से पहले बेसिक चीजें कुछ जानना जरूरी है। सबसे पहले आवेशित कण को एक चार्जेस कण को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें। एक चार्जेस पार्टिकल है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। लेट देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें चार्जेस पार्टिकल यहां पे रखते हैं। लेट देन इसमें चार्ज है प्लस क्यू। ओके, प्लस क्यू चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये इस दिशा में यहां पे मूव करेगा क्योंकि इसको एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू Q इंटू E। इतना फोर्स लगेगा और इस फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ये मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर गति करेगा। ये पहला फिनोमेनन है, ये तो क्लियर हो गया। सेकंड है आवेशित कण को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव करता है। तो साइक्लोट्रॉन में आप चेक देखे होंगे, तो मूव करता है तभी उसे फोर्स लगता है, ठीक है। और उसमें 5 अलग अलग पॉइंट्स थे, आप देखे होंगे 5 केसेस में हम देखे हैं। अगर वो मूव करता है तभी फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा, लेट देन ये B के डायरेक्शन में ये जो कण है या ये पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। लेट देन थीटा एंगल बना के ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है v। तो इस पे लगने वाला लॉरेंज फोर्स क्या है, F इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये हम लोग देखे थे इन डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन के लिए यहाँ पे आपको अब इसको देखना पड़ेगा। F इक्वल टू Q V B साइन थीटा, ये आपको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। तो ये साइन V साइन थीटा पर डिपेंड करेगी, इसकी डायरेक्शन जो है V साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। ओके, अगर ये थीटा की वैल्यू 0 होता है यानी पैरेलल होता है तो इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर हुआ। V साइन V की वैल्यू 0 होता है तो भी ये मूव नहीं करेगा, अर्थात स्थिर है तो भी कोई गति नहीं करेगा, कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाता है तो मैक्सिमम वैल्यू पर ये करेगा। थीटा इक्वल टू अगर 90 हुआ, 90 होने पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगा F मैक्सिमम। ये हम लोग लॉरेंज फोर्स में देख चुके हैं, QV। ओके, तो इस फोर्स से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो ये जब गति करेगा तो एक सर्कुलर पाथ ले लेता है। ये भी हम चेक कर चुके हैं। तो सर्कुलर पाथ ले लेता है और एक राउंड में घूमना चालू करता है। तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए नेसेसरी फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। एक वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक बल जो होता है वो है अभिकेंद्री बल। तो इसमें अभिकेंद्री बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभिकेंद्री बल के बारे में आप तो जानते हो, अभिकेंद्री बल क्या है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है, mv²/r। लेट देन ये r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, m मास है उसका, तो इतनी फोर्स लगेगा। ये फोर्स कौन जनरेट कर रहा है, QVB। सो VB कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस R इक्वल्स टू हो जाएगा mv/QB। इस फिनोमेनन को देखो, ये मूव कर रहा है, वो चार्जेस पार्टिकल मूव कर रहा है। अब बताइए इसकी रेडियस है कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, r की वैल्यू अपने को इंक्रीज करना है तो किसको वैल्यू इंक्रीज करें, मास ऑफ पार्टिकल, इसको बदल नहीं सकते। आवेश चार्ज को हम चेंज नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिक्स है। तो ये सब चीज फिक्स है, तो ओनली वेलोसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी को बढ़ा के रेडियस बढ़ाया जा सकता है। तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा,
इसी पर बना हुआ ये साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन के फिनोमेना में ये दो बेसिक पॉइंट पर ही बना हुआ है। तो चलिए, इसका आविष्कारक भी लॉरेंज ही है। लॉरेंज ने इसको आविष्कार किया 1931 में। सॉरी, 1932 में इसका आविष्कार किया था लॉरेंज ने। ओके, तो चलिए साइक्लोट्रॉन होता क्या है इसको पहले अब डेफिनेशन को समझते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है जो आवेशित कणों को, खासकर धनावेशित कणों को, प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन को त्वरित कराता है, अर्थात मूव कराता है। ठीक है, बहुत स्पीड से मूव करा के सीधा उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, तो इसको मूव कराने के लिए ये उपकरण है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो चलिए साइक्लोट्रॉन की संरचना क्या है, तो आप संरचना में आ जाते हैं। तो बेसिक पॉइंट, डेफिनेशन, अब इसके संरचना में आ जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, कैसे बना होता है। तो जैसे जनरली हम लोग घरों में देखेंगे, एक सर्कुलर कंटेनर होता है हमारे पास, है ना, जैसे तेल वगैरह का डिब्बा होता है ऐसा सर्कुलर। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, एक सर्कुलर हम एक वो ले लेते हैं, कंटेनर ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, एक सिंपल समझने के लिए ये कंटेनर है, ठीक, डिब्बा है। अब ये बेलनाकार डिब्बा है। अब बेलनाकार डिब्बा के बीचों बीच को अगर हम काट दें, ऐसे बीचों बीच काट दें, ठीक है, बीचों बीच इस प्रकार से हम यहां पे काट दें, ऐसे काटेंगे तो दो भागों में बटेगा, है ना। तो ये दोनों भाग को, इसी को कहते हैं डिज। ये दो अलग अलग भागों में बट जाएगा। चलिए इसको काट देते हैं ऐसे, इस प्रकार से ये कटेगा। अभी कट गया तो ये दो बराबर भागों में आपको बीचों बीच काटे तो ऐसे ही इसमें आपको मिल जाएगा, इस टाइप से। क्लियर हुआ? दो अलग अलग भाग आपको मिल जाएगा, तो इसको कहते हैं डी। इसको डिस्क कहते हैं। तो दो खोखला चालक होता है डिस्क। अब इस डिस्क में मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को रखा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को कैसे रखेंगे? अब देखिए, यहां पर दोनों चीज को एक साथ अप्लाई करते हैं, एक है विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र कहां रखेंगे? तो मान लेते हैं हम यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, आप अपने अनुसार से ले सकते हैं। यहाँ पे हमने साउथ पोल को रखा, यहाँ पे नॉर्थ पोल को रखा। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ऊपर साउथ पोल को रखा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रखेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ जाएगा, साउथ से नॉर्थ की, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन हो गया, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा होगी, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे डीज जो है, डीज में क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें परपेंडिकुलर आना चाहिए, ये 90 डिग्री में आएगा तभी इसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा और सर्कुलर पाथ लेगा। तो मैग्नेटिक 90 डिग्री होने के लिए, अब यहाँ पे ये बी की डायरेक्शन है, तो v की डायरेक्शन इसके 90 डिग्री इधर या इधर होना चाहिए। ओके, तो 90 डिग्री इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, कोण v होना चाहिए। तो v की डायरेक्शन इधर होने के लिए क्या कंडीशन है? तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो जो चार्जेस पार्टिकल है, जो सोर्स है, सोर्स ऑफ चार्जेस पार्टिकल, जो धनावेशित कण उत्पन्न करने वाले सोर्स जो है, स्रोत है, ये प्लस धनावेशित कण उत्पन्न करने वाले स्रोत यहां पे रखते हैं। ठीक है, अब इधर रखेंगे तो ये धनावेशित कण अगर स्थिर है तो कोई गति नहीं होगा, कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो गति कर रहा है, लेकिन किसमें 90 डिग्री में गति कर रहा है, तब फोर्स लगता है। तब क्या किया जाए? तब ये डीज में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। यहां पे लगाया जाता है
हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर HFO, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। तो ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर यहाँ पे लगा देते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर लगाने से क्या होगा, ऑक्सीलेटर क्यों, आगे देखेंगे ऑक्सीलेटर ही क्यों। यहाँ पे लेस देन कुछ क्षण के लिए माइनस डिग्री, माइनस चार्ज में यहाँ पे, तो माइनस चार्ज में तो डायरेक्शन यहाँ से प्लस कण है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव की ओर आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी वोल्टेज जो लगाते हैं लगभग 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 5 वोल्ट के रेंज में लगाया जाता है HFO। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लगभग 1 से 2 टेस्ला रखते हैं, 1 से 2 टेस्ला रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड जो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इन सभी को, इस पूरे को, सिस्टम को एक कंटेनर में बंद करके वैक्यूम कर दिया जाता है, यहां निर्वात करते हैं। अब निर्वात क्यों किया जाता है इसको भी आगे बताऊंगा। तो ठीक है, क्लियर हुआ, ये संरचना समझ में आ गया। एक कंटेनर होता है जिसको बीचों बीच काटा जाता है, बेलनाकार एक दो पात्र होते हैं जिसको डिश कहते हैं, 2 डिश होता है, डी आकार में होता है, वो आकार उसका डी है। अगर हम यहां से देखेंगे तो ये ऐसे डी आकार में दिखाई देगा, ठीक है, ऊपर से अगर विजुअलाइज करें तो ये डी आकार में दिखाई देगा, इसको डिश कहते हैं। तो 2 डिश होता है, खोखला बेलनाकार एक पात्र होता है, चालक पात्र होता है, ठीक है, उसको बीच से काट के बीचों बीच एक आवेशित कण उत्पन्न करने वाले स्रोत को रख देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को इसके परपेंडिकुलर यानी इसके लंबवत में लगाया जाता है। अब ये पूरे सिस्टम को वैक्यूम पैक कर दिया जाता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा 1 से 2 टेस्ला के रिस्पेक्ट में, और यहाँ HFO आ जाए वो लगभग 10 के घात 4 से 10 के घात 5 वोल्ट पे लगाया जाता है। हाँ, चलिए देखते हैं अब इसका सिद्धांत और वर्किंग प्रोसेस को देख लेते हैं, कार्यविधि को देख लेते हैं। सिद्धांत और कार्यविधि, तो सिद्धांत तो आप कुछ समझ में आ गया होगा। ये जो डिश है इसमें 2 ऑक्सीलेटर लगाया जाता है ताकि दोनों डिश में करंट जो है प्लस माइनस होते रहे, ठीक है, एक निश्चित क्रम में प्लस और माइनस के फॉर्म में होते रहे। अब यहाँ पे देखो, जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे लगभग 1 से 2 टेस्ला, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें जो कण है वो मूव करेगा। चलिए, लेट देन m द्रव्यमान का एवं q प्लस q आवेश का कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। चलिए, इसके चुंबकीय क्षेत्र लंबवत गति कर रहा है, यहाँ इस डायरेक्शन पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो मूव करेगा तो इस पर एक बल लगेगा, पर बल कितना लगेगा, F इक्वल टू QVB। अभी देखिए QVB दैट इज 90 इक्वल टू sin 90 इक्वल टू 1 होता है, तो QV आपको इतना फोर्स लग रहा है, जिसके कारण कण वृत्तीय पथ में, सर्कुलर पथ में गति करना चालू कर रहे हैं, जिसके कारण कण वृत्तीय पथ का अनुसरण कर लेता है, एक वृत्तीय पथ में गति करना चालू कर देता है। चलिए, मान लेते हैं वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो उसकी त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r हो तो अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या मिलेगा, F इक्वल टू mv²/r। तो ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को मेंटेन करेगा,
एक उसको बाहर, जैसे ही ये बाहर की ओर इस डायरेक्शन में निकलेगा कर्ण निकले के बाद ये ऊपर की ओर ऐसे मूव करेगा, ऐसे गोल घूमना चालू होगा, क्योंकि जैसे ही ये खोखले चालक के अंदर जाएगा, खोखले चालक के अंदर पोटेंशियल समान होता है, जो विभव है वो समान होता है, समविभव पृष्ठ होता है, तो वहां पे मूव करेगा, वो इनिशियली मूव करेगा, यानी स्थिर वेग से गति करेगा। तो स्थिर वेग v से गति कर रहा है, तो इतना इसमें अभिकेंद्री बल मिलेगा। इन दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं, mv² by r इक्वल टू qvb बाय, सो vb कैंसिल हो जाएगा, mv by r इक्वल टू qb, सो r इक्वल टू होगा mv by qb। इस रेडियस में वो गति करेगा, वृत्तीय पथ में गति करेगा। चलिए देखिए, अब इसको मैं साइड शो कर देता हूं। मान लेते हैं ये हमने ऊपर से देखा, ये D का ऊपर की हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा से हम देख रहे हैं, तो ये इसकी पोर्शन कैसे दिखाई देगा इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्षैतिज दिशा से अगर हम देखें तो इस प्रकार से, इसके ऊपर में हमने डीज लगा दिया है, हाई एक्सीलेटर लगाए, एचएफ लगाए, एचएफ को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ये। तो अब मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई नहीं देगा, कहां पर है मैग्नेटिक फील्ड? ऊपर की ओर, ऐसा अंदर की ओर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है, मूवी प्रकार के हुआ, तो फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन पे लगेगा। जैसे ये आवेशित चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, ये मूव किया, तो फोर्स कहां पे लगेगा देख लो, लेफ्ट हैंड का रूल से यहाँ पे लगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अंदर की ओर है मतलब यहाँ पे क्रॉस लगा दे रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए क्रॉस लगा दे, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? ये क्रॉस पर है। क्रॉस मींस, क्रॉस का मतलब है अभिलंबवत अंदर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र अभिलंबवत अंदर की ओर। कहने का मतलब यहाँ पे नॉर्थ है और ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर साउथ है, तो इस डायरेक्शन भी बनेगा। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस दिशा पर ये v की डायरेक्शन है, v की डायरेक्शन इधर है, तब क्या होगा? फोर्स कहां पे लगेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन इधर कर दें तो अंगूठा नीचे की ओर आ रहा है, मतलब ये जो है इस दिशा पे मूव करेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन पे ये मूव करेगा ऐसे, और ये एक सर्कुलर पाथ को ले लेगा। तो इस प्रकार से ये सर्कुलर पाथ को ऐसे ले लेगा, लेकिन जैसे ही यहां पे पहुंचेगा, ये वाले जगह का स्थिति को आप मेजर करें। चलिए, तो अब यहां पे देखेंगे, जैसे ये वाला पोजीशन में पहुंचा, तो कण यहां पे पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा? यहां तक तो एक समान वेग से आएगा, क्योंकि ये डिस्क के खोखले चालक के अंदर विभव समविभव होता है, लेकिन जैसे ही यहां से यहां पहुंचेगा, तो इस स्थिति पे इसकी वेग जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि यहीं पर स्थिति ऐसे आता है, ये अभी ये वाला जो डीज है, डी पहला को हम कहते हैं D1 कहते हैं, और ये D2 का है, तो D1 अभी कौन से नेगेटिव चार्ज में है, और D2 कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज में है। अगर ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा और ये पॉजिटिव का चार्जेस पार्टिकल है, धनात्मक कण है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो जैसे ही यहां पर पहुंचा, ये ऑक्सीलेट कर जाएगा, अर्थात ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाले नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे ही यहां पे पहुंचेगा, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। अब यही अनुनाद की स्थिति कि अगर आप यहीं पर चेंज करेंगे तब ये आगे मूव करेगा, अगर यहीं पर चेंज नहीं हुआ, या इस ऑक्सीलेटर का जो फ्रीक्वेंसी है इसके फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं किया, तो निश्चित है ये कण आगे नहीं बढ़ के रुक जाएगा या दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में यहीं पर इसका चेंज होना चाहिए। तो जैसे यहां पर पहुंचेगा, इसकी जो ऑक्सीलेटर है वो चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद फिर जैसे ही चेंज होगा, इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाने से यहां पर त्वरण उत्पन्न होगा, यानी वेग में परिवर्तन होगा, यानी त्वरण उत्पन्न होगा, यानी त्वरित हो जाएगी।
त्वरित हो जाने से ये कण इस दिशा पर ऐसे मूव करेगा, फिर यहाँ पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, यहां आने के बाद फिर ये गैप मिला तो ये जगह पे अभी ये नेगेटिव चार्जेस है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस जगह पर फिर चेंज होगा और चेंज होके यहां से फिर इसका स्पीड बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ने से इसका जो डायरेक्शन है वो बढ़ते जाएगा, इसका सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो बढ़ते जाएगा। अभी हम लोग देखे थे v की वैल्यू बढ़ा दे तो r की वैल्यू बढ़ेगा, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ये पूरा सर्कुलर पाथ को कवर करेगा और जहां आपको मूव करा के निकालना है एक खोल बना लेते, जैसे स्पीड इसका बढ़ गया तो आप यहां से थ्रू आउट कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो यही इसका मुख्य सिद्धांत है। तो ये जो कंडीशन है जो डीज के पार करने के लिए आवश्यक है वही अनुनाद की स्थिति कहलाता है। मतलब अगर इसको एक राउंड चलने के लिए एक जब वो गोल गोल घूम रहा है तो उसकी एक आवृत्ति होगी, किसकी? कण की आवृत्ति होगी, कण की फ्रीक्वेंसी होगी। वही फ्रीक्वेंसी अगर HF का हुआ, ऑक्सीलेटर का हुआ, तो ये फ्री रूप से मूव करेगा और इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब ये मैक्सिमम स्पीड में आएगा तब इसको खोल देंगे। तो आवश्यक कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कण की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी HFO की होनी चाहिए, ऑक्सीलेटर की होनी चाहिए। इसे कहते हैं अनुनाद की स्थिति। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कण की आवृत्ति। तो कण की आवृत्ति निकालते हैं। कण की आवृत्ति, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, पीरियडिक टाइम का व्युत्क्रम होता है। तो एक चक्कर लगाने का समय को हम पीरियडिक टाइम कहेंगे। एक चक्कर लगाने का समय तो t इक्वल टू क्या होगा? ये समय है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ये नॉर्मल इसमें देख चुके हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम इसका कितना है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? एक राउंड घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक राउंड घुमा है ना, एक परिधि पूरा घुमा है, एक सरकमफेरेंस घुमा है, दैट इज 2 पाई r, और वेलोसिटी इसका कितना दे दिया है? v है। सो ये वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, r की वैल्यू को यहां से r की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट किए तो t इक्वल टू 2 पाई m v बाय v इंटू क्यू बी, ये r की वैल्यू है, दैट मीन्स v कैंसिल, t इक्वल टू 2 पाई m क्यू v, ये टाइम पीरियड हो गया। और फिर इसकी आवृत्ति अगर निकालें, इसको उल्टा कर दें तो क्यू बी अपॉन 2 पाई m, ये आवृत्ति कण की है, यही आवृत्ति ऑक्सीलेटर की भी होनी चाहिए, दैट मीन्स न्यू जीरो, ये HFO की आवृत्ति ये है, यही v की आवृत्ति होनी चाहिए, QB 2 पाई m। तो ये कहलाता है अनुनाद की स्थिति। अब इसे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, उस कण की गतिज ऊर्जा निकालते हैं जो पार्टिकल है उसकी गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं हाफ mv स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू निकालने के लिए हमें को फिर वही वाला फिनोमेना जाना पड़ेगा। जैसे ये मान लो मैक्सिमम वेलोसिटी को पा लिया है, सबसे अधिकतम वैल्यू को पा लिया है, तो क्या होगा? qv मैक्सिमम b इक्वल टू mv स्क्वायर मैक्सिमम बाय r मैक्सिमम हो जाएगा, रेडियस भी उसका मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो यहां से एक भी कैंसिल हो गया, अब बचेगा mv। तो mv इक्वल्स टू qv इनटू r। अब इसमें हाफ, सो v इक्वल टू होगा mv
स्मॉल r अपॉन m। अब इसका वैल्यू v स्क्वायर हाफ m मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, ये वैल्यू को हम रखें, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दें काइनेटिक एनर्जी में, अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, ये m v स्क्वायर, एंड दैट मींस ये हो जाएगा q स्क्वायर v स्क्वायर r मैक्सिमम स्क्वायर बाय m स्क्वायर। तो एक m कैंसिल हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू q स्क्वायर v स्क्वायर r मैक्सिमम स्क्वायर बाय, एक m कैंसिल होगा 2m। तो ये है कण की गतिज ऊर्जा, है तो व्यंजक है, गतिज ऊर्जा मिल जाएगा। चलिए अब साइक्लोट्रॉन की हम सीमाएं देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बाद। तो सीमाएं क्या, लिमिटेशन क्या, कहां तक वो काम कर सकता है, किस प्रकार से उसका सीमा है। तो सबसे पहले देखो, वो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्जेस को त्वरित नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकता। इसका रीजन ये है, इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ही लाइटर पार्टिकल है, बहुत ही कम द्रव्यमान वाले पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है। तो छोटा पार्टिकल है तो तुरंत इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो HFO की फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाता है, इसलिए वो उसको त्वरित नहीं होता, इधर उधर घूमना चालू कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अनावेशित कण को नहीं कर सकते, अनावेशित कण में लॉरेंज बल लगता नहीं है, और लॉरेंज बल नहीं लगेगा तो वो उसको वो त्वरित नहीं कर सकते हैं। धनावेशित कणों को भी एक निश्चित सीमा तक ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर धनावेशित कणों को लाइट की स्पीड में अगर त्वरित कराना है तो संभव नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड में त्वरित कराएंगे तो आइंस्टीन के अनुसार से इसका रेस्ट द्रव्यमान जो होता है, रेस्ट द्रव्यमान से अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है, यानी आइंस्टीन के अनुसार से किसी का स्पीड जो है लाइट की स्पीड के इक्वल या उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो उतने हम नहीं करा सकते हैं। तो ये इनकी सीमाएं हैं। अब हम इसके उपयोग में आ जाते हैं। तो उपयोग क्या क्या उपयोग है, तो देख लीजिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में ये सहायक होता है। दूसरा, ठोसों के आयनों को रोपित कर उनके गुणों को सुधारने में काम आता है। फिर पदार्थों के संश्लेषण में और ऊर्जा